अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। पाकिस्तान के मुख्तलिफ दूर अफ्तादा और दुश्वार गुजार इलाकों बिलखुसूस खैबर पुख्तूनख्वा में पानी या गहरी खाइयों को दूर करने के लिए मकामी अफराद डोली नुमा चेयर लिफ्ट का सहारा लेते हैं, जो बगैर किसी हिफाजती इकदाम के लगाई जाती हैं। ऑल्दो एक प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ती है हुकूमत से, लेकिन फिर भी ख्याल नहीं रखा जाता हेल्थ एंड सेफ्टी के जो उसूल हैं। और ये डोली जो है वो 2 रस्सियों की मदद से ऑपरेट की जाती है। अगर मुसाफत ज्यादा ना हो तो उमूमन हाथ की मदद से भी इस डोली को चलाया जाता है, लेकिन ज्यादा ऊंचाई और ज्यादा मुसाफत वाले डोलियां जो हैं वो पुराने इंजन की मदद से चलाई जाती हैं। सहूलियत के लिए बनाई जाने वाली ये केबल कार रस्सी टूटने के बायस हादसात का शिकार होकर बड़े नुकसान का बायस बनती रहती हैं। माजी में भी इस किस्म के हादसात में मुतअद्दिद अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। आज सुबह खैबर पुख्तूनख्वा के जिला अलाई में एक खाई पर मकामी अफराद की आमदोरफ्त के लिए देसी साख्ता केबल कार में बच्चे स्कूल जा रहे थे, जिस दौरान डोली की एक केबल टूट गई, जिससे वो जमीन से तकरीबन 900 फुट बुलंदी पर फिजा में मुअल्लक होकर रह गई थी। सुबह से यही सिचुएशन है, अभी तक वो मुअल्लक है। इसमें स्कूल जाने वाले 6 बच्चों समेत 8 अफराद मौजूद थे। इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान फौज ने कई घंटों तक जारी रहने वाले हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के जरिए 2 बच्चों को जो है वो तो रेस्क्यू कर लिया गया है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के सिलिंग ऑपरेशन में माहिर टीम जो है वो इसमें हिस्सा ले रही है। ये ऑपरेशन इंतहाई कठिन था, मुश्किल था। एक जानिब पाकिस्तान आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही थी, लेकिन रेस्क्यू हेलीकॉप्टर लिफ्ट के करीब पहुंचने से डोली गैर मुतवाजिन जो थी वो हो रही थी, तो वो रस्सी टूटने का भी खतरा था। लेकिन कई घंटे जारी रहने के बाद ये ऑपरेशन रात और मौसम के बायस फिलहाल इतलात ये हैं कि शायद मुनक़ते कर दिया गया है, जिसके बाद मुतबादिल तरीकों से पाकिस्तान आर्मी ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें एक और छोटी डोली को उसी रस्सी पर डालकर मुतासिरा डोली के करीब लाया जा रहा है, जिससे एक एक करके सबको रेस्क्यू किया जाएगा। लेकिन इस वक्त अंधेरा भी है, वहाँ पर मौसम भी वो है, सर्द है और कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। पाक फौज इस ऑपरेशन के लिए शुमाली इलाका जहाज से लोकल केबल क्रॉसिंग एक्सपर्ट को भी लेकर आई है, जिनको इस ऑपरेशन में शामिल किया जा रहा है। इस वाक़े पर बात करेंगे। इस वक्त वहाँ पे इंडिपेंडेंट के नामा निगार इज़ारुल्लाह मौजूद हैं पाश्तो अलाई में। इस वक्त इज़ारुल्लाह, इस वक्त एक तो आप कहां हैं, वहां पे ग्राउंड पर मौजूद हैं और क्या सिचुएशन है वहां पर? थैंक यू शाहजेब साहब। जी बिल्कुल, ये इलाका जो है ये पाश्तो इलाका है। पाश्तो इलाका है अलाई डिस्ट्रिक्ट का। अलाई डिस्ट्रिक्ट बटग्राम का हिस्सा था पहले, लेकिन जनवरी 2023 में इसको अलग जिला का नाम दिया गया है। और ये गांव का नाम जो है ये बाटुंगी है। जी, बाटुंगी जो है ये पाश्तो इनका मेन बाजार है, और वहां से फिर आप जाएंगे तो तकरीबन 1 घंटे का 4x4 गाड़ी का रास्ता है। मैं इसी जगह पे मौजूद हूँ। तो अभी सिचुएशन ये है कि जो हमारी कुछ देर पहले कमिश्नर हजारा डिवीजन से बात हुई, तो उनका कहना था कि रेस्क्यू जो हेली ऑपरेशन है वो हमने मुनक़ता किया है, क्योंकि लाइट इश्यू है, अंधेरा है, इसी वजह से हेली के जरिए रेस्क्यू अब मुमकिन नहीं है। लेकिन मकामी जो लोग हैं यहाँ पे, जो इसी डोली के एक्सपर्ट है, उनकी जानिब से अभी ये कोशिश की जा रही है कि एक रस्सी जो है वो डोली की तरफ लेकर जाए, और उसी तरीके से ये एक एक करके वहाँ पे मौजूद जो अफराद है फंसे हुए, उनको वहाँ से रेस्क्यू किया जा सके। यहाँ पे अलखिदमत फाउंडेशन के लोग मैंने देखे, यहाँ पे बाकी जो रेस्क्यू 1112 के एहलकार है वो है, यहाँ पे जिले इंतजामिया के लोग भी है, और बहुत से जो मकामी अफराद है वो भी यहाँ पे मौजूद है। और इस सारे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसको सुबह से यहाँ से मकामी अफराद मौजूद है, और यहाँ पे अपनी अपनी जो आरा है और अपनी जो एक्सपर्टीज है मकामी जो डोली के हवाले से है वो भी साथ में वो दे रहे हैं। दिल्ली इंतजामिया के साथ भी वो बैठे हैं, दिल्ली इंतजामिया के जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो सिचुएशन यही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी तक जो है यही है कि मकामी अफराद की जानिब से रस्सी को जो है वो डोली के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, और इसी की कोशिश में अभी तक ये एफर्ट जो है ये कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन वो इसी कोशिश में है कि इसी तरीके से रेस्क्यू किया जा सके। अभी ये देखना पड़ेगा कि ये रस्सी जो है वहाँ डोली के साथ कनेक्ट करने के बाद फिर वो जिले इंतजामिया और जो रेस्क्यू के माहिरीन है, जो टेक्निकल लोग हैं, उनसे फिर मुशावरत करके फिर ये इनको इजाजत मिलेगी कि आया इसी रस्सी के जरिए ये मुमकिन है या इसमें रिस्क कितना है। तो ये रिस्क वो बाद में फिर जिले इंतजामिया और जो यहाँ पे आर्मी के लोग भी है, जिले इंतजामिया की भी लोग यहाँ पे मौजूद है,
वो फिर इजाजत देगी कि आया इसी तरीके से इनको रेस्क्यू किया जा सकता है या नहीं। अच्छा इज़हार, ये चूंकि काफी हाइट पे है ये डोली और वहां पर जो ऑक्सीजन है उसकी भी कमी है, खुराक तो हमने आज सारा दिन देखा कि उनको किसी न किसी तरह पहुंचा दी गई है, लेकिन अगर ये पूरी रात हो तो जाहिर बात है वो बच्चे जो हैं वो सुबह से स्टक हैं, तो अल्लाह बेहतर करे, लेकिन रात बड़ी दुश्वार होगी। बिल्कुल, मकामी अफराद भी यही कह रहे हैं और इनको भी यही खौफ है कि रात के टाइम पे अभी अंधेरा भी है और इसको मजीद तूल देंगे तो मजीद जो मुश्किलात है इनका इजाफा भी हो सकता है। ऑक्सीजन की बात आपने की तो एक तो ये डोली जो है ये बिल्कुल ओपन एयर में है, मतलब ये डोली के आस जो गेट्स इनको कहते हैं वो उनके छोटे छोटे गेट्स बनाए गए हैं, वो जाली सी है, तो इस तरह नहीं है कि डोली बिल्कुल बंद है। तो ऑक्सीजन का जो है ओपन एयर में है डोली, तो ऑक्सीजन का मसला इतना नहीं है, हाइट पे है बिल्कुल, लेकिन इतना हाइट पे नहीं है कि जहाँ पे जो टेक्निकल माहिरीन है इनके मुताबिक इनको ऑक्सीजन का मसला दरपेश हो। बाकी खाने पीने का इंतजाम जो है, जो जिली इंतजामिया के साथ मैंने बात की, अभी भी रात का खाना भी इनको फराहम किया गया है और लंच भी इनको, मतलब उस टाइम पे तकरीबन 1-2 बजे के टाइम पे इनको पानी की बोतलें और उस टाइम पे भी खाना इनको जिली के जरिए दिया गया था। अच्छा, ये इज़हार आखिर में बताएगा कि इसकी लेंथ, लंबाई कितनी होगी इस डोली की, एक सिरे से दूसरी सिरे तक? एक सिरे से दूसरी सिरे तक ये 200 मीटर है। अच्छा। 200 मीटर 200 मीटर इसकी लंबाई है। तो हाँ। अगर तो दूसरी डोली के जरिए रेस्क्यू भी किया जाए तो उसमें भी तकरीबन 1 घंटा यहां से और 1 घंटा वहां से और बड़ी दुश्वार तरीके से वहां पहुंचा जाएगा। फिर नहीं, टाइम स्पेन जो है ना वो दिल्ली इंतजामिया वाले देते हैं, ना रेस्क्यू कार देते हैं, ना आर्मी वाले देते हैं कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल करने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि एक तो है ये वहां पे मतलब बच्चे हैं वो फंसे हुए हैं, तो इस तरह की रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत एहतियात से काम लिया जाता है और मिनिमम रिस्क लिया जाता है। तो टाइम बिल्कुल न किसी ने दिया है और न दे सकते हैं, न दिल्ली इंतजामिया वाले देते हैं न रेस्क्यू वाले देते हैं कि कितना टाइम इसमें लगेगा, क्योंकि हेली के जरिए भी जो 2 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है वो भी बहुत मिनिमम रिस्क लेकर, क्योंकि रेस्क्यू जो हेली थी वो तो तकरीबन आफ्टरनून में पहुंच गई थी, लेकिन चूंकि वो माहिरीन वहां पे रेस्क्यू माहिरीन थे, दिल्ली इंतजामिया वाले थे, आर्मी वाले थे, तो मिनिमम रिस्क लेकर वो वहां पे पहुंचकर उनको रेस्क्यू करना चाहते हैं। तो इसी वजह से टाइम का इसमें कोई वो नहीं है कि टाइम दिया गया है या कोई दे सकता है कि इतना टाइम लगेगा रेस्क्यू करने में। ठीक, इज़हारुल्लाह इंडिपेंडेंट उर्दू के नामा ने इस वक्त वहीं पे मौजूद है जहां पे ये हादसा दरपेश आया। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे कुछ मामला पर गुफ्तगू। वेलकम बैक नाज़रीन। हर गुजरते दिन के साथ सदर आरिफ अलवी की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से किए गए उनके ट्वीट ने उन्हें काफी कमजोर पोजीशन पर ला खड़ा किया और मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से सदर से इस्तीफे का मुतालबा भी जोर पकड़ता जा रहा है। सदर ने अपने ही स्टाफ पर मलबा डालने के लिए कल अपने सेक्रेटरी वकार अहमद को हटाने की दरख्वास्त की, जो नामंजूर हुई। सदर मुमलिकत के पास किसी सियासी अफसर को तब्दील करने का इस्तेकाक नहीं है। किसी भी तब्दीली के लिए उन्हें हुकूमत से राब्ता करना होता है और हुकूमत पर यह लाजिम नहीं है कि सदर मुमलिकत की दरख्वास्त माने। इसके अलावा कौमी असम्बलियों की तहलील के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इजाजत के बगैर कोई पोस्टिंग भी नहीं हो सकती। 3 दिन पहले बड़े पैमाने पर होने वाली तब्दीलियों, जिनमें सूबाई चीफ सेक्रेटरी और विफाकी सेक्रेटरियों की बड़ी तादाद तब्दील की गई, उन्हें कहा गया कि वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करें। मिसेस उमैरा अहमद, जिन्हें सदर की प्रिंसिपल सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमात अंजाम देने के लिए कहा गया था, उन्होंने ये असाइनमेंट अपनी दरख्वास्त पर जो है वो छोड़ दी और उन्हें विफाकी सेक्रेटरी साइंस और टेक्नोलॉजी लगा दिया गया, जबकि बाद अज़ा उन्हें सेक्रेटरी नारकोटिक्स डिवीजन लगा दिया गया। सदर मुमलिकत ने कल 22वें ग्रेड की अफसर उमैरा अहमद को अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाने की सिफारिश की थी, जिस पर उमैरा अहमद ने इनकार कर दिया। दूसरी जानिब वकार अहमद की जानिब से लिखे गए खत ने भी सदर के लिए मुश्किलात पैदा ऐसे की कि उनका दावा है वकार अहमद का कि दोनों ये जो बिल थे वो अब तक ईमान सदर में ही मौजूद हैं और सदर ने इनके बारे में कोई हिदायत उन्हें जारी नहीं की। वो किसी भी इदारे और अदलिया के सामने सबूत पेश करने को तैयार हैं। अब दोनों में से कोई एक जो है वो सच नहीं बोल रहा। अगर सदर मुमलिकत सच नहीं बोल रहे तो उनका इस ओहदे पर बरकरार रहना
बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि उन पर इस्तीफे का दबाव बढ़ता जाएगा। अगर सेक्रेटरी गलत बयानी कर रहे हैं तो उन्हें इन बात जो डिसिप्लिनरी एक्शन है उसका सामना करना पड़ेगा, जिसके नतीजे में उन्हें सर्विस से भी निकाला जा सकता है। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर अमान ने तस्दीक कर दी है कि सदर मुमलिकत की जानिब से वापस किए गए आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जो बिल हैं वो पीएम हाउस को मिल चुके हैं। अनवर मंसूर के मुताबिक लिफाफे में मौजूद बिल पर ना तो सदर के दस्तखत थे और ना ही कवरिंग लेटर मौजूद था। बिल्स की वापसी का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। एडवोकेट जुल्फिकार भुट्टा की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सदर मुमलिकत के बयान के मुताबिक उन्होंने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिलों की मंजूरी नहीं दी और इस बयान के बाद बहरानी कैफियत पैदा हो चुकी है। इम्कान है कि दोनों कवानीन के तहत होने वाले कानूनी कार्रवाई बरकरार नहीं रह सकेगी। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक यह इम्कान भी मौजूद है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी कवानीन के मुल्जिमान बरी हो जाएं। मशकूक नोयत की कानून साजी आइन के आर्टिकल 4 के मनाफी है। दोनों कवानीन हसास नोयत के हैं जिनसे आम आवाम के मुतासर होने का खदशा है। यह दरख्वास्त का हिस्सा है जिसमें इस्तदा की गई है कि वफाकी हुकूमत को हिदायत जारी की जाए कि सुप्रीम कोर्ट से 10 दिन में मामले पर रहनुमाई के लिए रुजू करे। दरख्वास्त पर फैसले तक दोनों कवानीन पर अमल दरामद मुअत्तल करने की इस्तदा की गई है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वो इस वक्त लंदन में है। इस मामले पर उन्होंने भी एक अहम स्टेटमेंट दी। सुनिए क्या कहते हैं। अगर जो आज बयान दिया है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी के जरिए, शफाफ इंक्वायरी के जरिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या उनके स्टाफ से ये गलती हुई है या सदर से उन्होंने गलत बयान। बात करें अगर साइफर मामले की तो तहरीक इंसाफ के साबिक सेक्रेटरी जनरल असद उमर मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं। 3 दिन पहले उनकी गिरफ्तारी की खबरें मंजर-ए-आम पर थी। आज साइफर केस में जमानत कब्ज़ गिरफ्तारी की उन्होंने दरख्वास्त दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज ने असद उमर की दरख्वास्त पर समाअत की। उनकी जानिब से बाबर अमान पेश हुए। अदालत ने असद उमर की गिरफ्तारी रोकते हुए FIA को नोटिस जारी किए और 29 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया है। इस मौके पर असद उमर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो 2 बार साइफर के मामले पर शामिल तफ्तीश हो चुके हैं और इस पर वो क्लीन साबित होंगे। शामिल तफ्तीश नहीं किया साइफर केस में? नहीं, वो तो 2 दफा जा चुके हैं FIA में, 2 दफा वहां पे बयान रिकॉर्ड करा चुके। तो आपको लगता है क्लीन आप लोग निकलेंगे इंशाल्लाह? दूसरी जानिब इलेक्शन में ताखीर के खदशात पर केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ ने आज वफाकी काबीना के इजलास में अहम गुफ्तगू की और उन्होंने ये वाज़े अल्फाज में कहा कि आइन के तहत निगरान हुकूमत मुख्तसर मुद्दत के लिए आई है। Suppose to carry on with the general policy and works until and unless we feel if there is a violation of rules of business या कोई बहुत blatant किस्म की कोई हमारे statutory violation हुई है, rules की हुई है कहीं पर, तो उसको redirect ज़रूर हम करें। और बाकी the role is to assist, monitor the electoral process, which is the constitutional requirement. ये जो पूरा मामला अनफोल्ड हुआ, मामलात किस तरफ जा सकते हैं, पीपल्स पार्टी इन पर क्या सोच रही है, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर उनके कुछ रहनुमाओं के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। कायरा साहब, ट्वीट हो गई, उसके बाद काफ़ी क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया गया सदर मुमलिकत को और एक इंप्रेशन ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस सी सिचुएशन पैदा हो चुकी है कि ऐवान सदर में सदर मुमलिकत के जो अहकामात हैं वो नहीं माने जा रहे। तो या तो सदर मुमलिकत ठीक नहीं बात कर रहे, दुरुस्त नहीं बोल रहे, और या उनका स्टाफ दुरुस्त नहीं बोल रहा। लेकिन क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है? लेकिन शायद एक चीज हमें समझनी चाहिए जी कारे साहब कि सदर मुमलिकत का इख्तियार जो है ना वो कोई अनबाउंडेड नहीं है। लेजिस्लेशन, और वो भी इस तरह की लेजिस्लेशन जिस पे जब असम्बली में बहस हो रही थी तो सारा मीडिया इस पे डिबेट कर रहा था। असेंबली से पास हुआ तो बड़ी डिबेट हुई, सेनेट में गया तो बड़ी डिबेट और फिर रोके गए, दोनों बिल रोके गए और इन दोनों बिल्स के अंदर करेक्शंस की गई, बड़ी डिबेट हुई, जमातों पे तनकीद हुई, मीडिया ने बातें की, बाकी जमातों ने बातें की। फिर ये बिल जब सदर साहब के पास गए तो उस पर बड़ी डिबेट थी। सदर साहब से जब ये बिल बन गए लॉ, उसके बाद बड़ी डिबेट हुई कि सदर ने इसको असेंड कर दिया। तो उसके कोई 48 घंटे या 42 घंटे बाद सदर साहब जाके ट्वीट कर रहे हैं
तो ये समझने की जरूरत है कि सदर को ये काम करने का एक असलूब है। अगर वो पार्लियामेंट के भेजे हुए ऐसे बिल, कोई भी बिल हो लेकिन खास तौर पे ऐसे बिल जिसमें बहुत कंट्रोवर्सी रही हो, जिसमें बहुत डिबेट रही हो, जिसमें बहुत मुबाहिसा रहा हो और दोनों ऐवानों ने पास करके भेजा हो, सदर साहब एट हिज स्वीट विल वो बिल अपने पास नहीं रख सकते। आईन ये कहता है कि सदर के पास अगर कोई बिल भेजा जाता है तो वो 10 दिन के अंदर उसको पास करेंगे, या सिर्फ दो ऑप्शन है, या पास करेंगे या अपनी हदायत के साथ उस बिल को या उसकी किसी शिक को अमेंडमेंट्स के लिए पार्लियामेंट के पास भेजेंगे। ये कानून के मुताबिक आइन कह रहा है, आइन के मुताबिक ये है। अब सदर मुमलिकत ने क्या हदायत दी? क्या उन्होंने कहा कि इसकी फलां शिक मुझे इसलिए पसंद नहीं है? रीजनिंग रिकॉर्ड होती है। और उन्होंने कहा कि अपने पास बिल रखे। अब उनके सेक्रेटरी साहब ने जो बात कही है कि ये बिल मेरे पास तो वापस आए ही नहीं, ये तो सदर साहब के अपने पास ही पड़े हुए हैं। तो सदर साहब 10 दिन से बियॉन्ड अगर बिल अपने पास रख के बैठते हैं और वापस नहीं भेजते तो नेचुरली वो अजम्पशन ये होती है कि दैट बिल इज पास्ड, सदर की असेंट हो गई। अब उसके बाद जो आप फरमा रहे हैं ऐसी ही कोई सूरत हाल लगती है कि सदर साहब को बाद में प्रेशर हुआ और उन्होंने ये बातें कर दी। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। इस मामले के ऊपर सदर के सेक्रेटरी का, उनके सेक्रेटेरिएट की वजाहत आई है, उनको मजीद वजाहत करनी चाहिए कि एक्चुअल वाकया कैसे हुआ, ताकि इस मामले की करार वाकई जो सूरत हाल है वो क्लियर हो। ठीक है, पर कायरा साहब आपका वर्जन आ गया, लेकिन ये फरमाएगा कि जब ऑफिशियल सीक्रेट बिल आया तो उस पर पीपल्स पार्टी के बड़े तहफुजात थे, रज़ा रब्बानी साहब बड़े खुल के बोले, लेकिन जब से ये मामला हुआ तो पीपल्स पार्टी या नून लीग की लीडरशिप अभी तक खुल के बोले नहीं है, ना मियां नवाज शरीफ साहब और ना जरदारी साहब। क्या अभी भी पीपल्स पार्टी जो है वो मुतफिक है इस बिल से? इसमें कुछ शिकें ऐसी हैं कि जी बगैर वारंट के गिरफ्तार वगैरह भी किया जा सकता है, या आपको कोई एतराजात नहीं है इन बिलों पर? नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो यह है कि हमारी तरफ से बिल आया, हमारी मुराद गवर्नमेंट की तरफ से, जिसका हम हिस्सा थे। हमारी ही जमातों ने इसको एतराज किया और हमारे कुछ सेनेटर्स ने दोनों बिलों पे एतराज किया। फिर ये बिल रोके गए, फिर ये कमेटी में गए और इसके अंदर जो तहफुजात वाली क्लाजेस थी, इस बिल को, इस कानून को अब्यूज कर सकने की जो पोटेंशियल्स थे, उनको खत्म किया गया। उसको अकॉर्डिंग टू द लॉ बनाया गया। सेटिस्फेक्शन हुई तो फिर दोनों ऐवानों ने इसको सपोर्ट किया। अब ये दोनों ऐवानों की मंजूरी से पासशुदा है। अब इस पे किसी जमात का एतराज नहीं। कारी साहब, जो नई मर्दमशुमारी के तहत अब हल्का बंदियां होंगी, दिसंबर तक का, मिड दिसंबर तक का टाइम है, लेकिन कोर दिलशाद साहब समझते हैं कि उसके बाद 3-4 महीने मजीद लगेंगे और जून तक ये इलेक्शन जा सकते हैं। फिर जून में बजट होगा, जुलाई तक ये मामला जा सकता है, क्योंकि हल्का बंदियों के बाद वोटर लिस्टें मुरतब होनी है और उसके बाद उन पर एतराज़ात आएंगे। फिर 54 दिन जो हैं वो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको जलसे जुलूस और कैंपेन के लिए देने होंगे। तो ये मामला वो समझते हैं कि तूल पकड़ता जाएगा। नहीं, देखिए, गुजारिश है कि कोई दिसंबर के मिड में हल्का बंदियां फाइनल हो जाएंगी। उनकी जो अपीलें होनी होती है ये सारे शेड्यूल के अंदर है। वो इसकी इनलिस्टमेंट होगी, तजावीज़ आएंगी, एतराज़ात होंगे, फाइनल लिस्ट लगेगी, अपीलें होंगी, अपीलें फाइनलाइज हो जाएंगी। ये 4 महीने का टोटल टाइम, 3.25 महीने का यही होता है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास, फर्ज करें ये दिसंबर की 15 तारीख तक हो जाता है, तो इलेक्शन कमीशन के पास लिस्टें तो तैयार होंगी, लिस्टें बनानी है नादरा ने। अब जो हल्के तब्दील होंगे उन हलकों में इतना ही होगा ना कि इस जिले की ये यूनियन काउंसिल इस तरफ लग गई, ये यूनियन काउंसिल यहाँ से इस हल्के में चली गई, ये ब्लॉक इधर लग गया, ये तो वो सिर्फ उसको कट पेस्ट होना है, कोई नए वोट तो बनने नहीं है। और उसके ऊपर जो वोटर लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट के ऊपर एतराज़ात नहीं लिए जाते, क्योंकि अब वोटर लिस्ट जो है ये बुनियादी तौर पे नादरा के तहत बनती है और वहां पे जो आपके परमानेंट या टेम्परेरी एड्रेस है उसके ऊपर आपका वोट दर्ज हो जाता है और आपको वोट अंदराज की भी जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आपका वोट जब 18 साल के आप हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक दर्ज हो जाता है। सो इसमें अब वो सूरत हाल नहीं है।
सो इलेक्शन कमीशन 2-2.5 महीने के अंदर, यानी दिसंबर की 15 से लेके दिसंबर, जनवरी और फरवरी, तो फरवरी के एंड तक बिल्कुल करा सकते। लेकिन कायरा साहब, जब हल्का बंदियों की ये जो शेड्यूल है उसका ऐलान हुआ तो पीपल्स पार्टी ने बड़ा एक सख्त मौकिफ लिया कि जी ये इंतखाबात डिले करने की जानिब एक कदम है। अभी आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं? देखिए, जमातों की बशमूल मेरी अपनी जमात के पाकिस्तान के माजी को सामने रखते हुए जो सूरत हाल है उसी के मुताबिक ये लोगों के खदशात है ना, खुदा न खास्ता ऐसा ना हो जाए। तो किसी डिले को अवॉइड करने के लिए सब जमातें इसमें मुत्तफिक है, कोई डिले अफोर्ड नहीं हो रहा। बिल्कुल इन टाइम इलेक्शन होने चाहिए, और इन टाइम वही है कि मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियां और अगला जो 2 महीने 3 महीने में गए बगैर आप 2 महीने के अंदर आप इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारी कर लेगा ना। 3 महीने तो इसलिए दिए जाते हैं कि इलेक्शन कमीशन को तैयारी का मौका मिले। हल्का बंदियों के साथ साथ इलेक्शन कमीशन अपनी इलेक्शन की तैयारी। कमर जमान कायरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बात करेंगे तोशाखाना केस की। शाखावर साहब हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हर चढ़ता दिन तहरीक इंसाफ और चेयरमैन पीटीआई के लिए मुश्किलात में इजाफा कर रहा है। चेयरमैन पीटीआई इस वक्त तो जेल में मौजूद है, लेकिन उनके खिलाफ मजीद केसेस अदालतों में चल रहे हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस में सज़ा की मुअत्तली और रिहाई से मुतालिक इमरान खान की दरख्वास्तों पर समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने कहा कि मुझे केस का तस्दीक शुदा रिकॉर्ड अभी नहीं मिल सका और केस के मेरिट्स पर सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त दी गई है। उन्होंने इस्तदा की कि उन्हें तैयारी के लिए मुनासिब वक्त दिया जाए, जिस पर चेयरमैन पीटीआई की वकील लतीफ़ खोसा ने इलेक्शन कमीशन के वकील को मजीद वक्त देने की मुखालफत करते हुए कहा कि हमें तो हक़ दिफा ही नहीं दिया गया, सुना ही नहीं गया, उस वक्त तो बड़ी जल्दी में थे आप लोग। लतीफ़ खोसा ने साबिक वज़ीर आज़म को ज़मानत पर रिहाई की इस्तदा करते हुए कहा कि मैं चाहता हूँ ज़मानत पर रिहाई का फैसला आज ही हो जाए, लिहाजा इलेक्शन कमीशन के वकील को वक्त देने की मुखालफत करता हूँ। उन्होंने कहा कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके आज जवाब तलब किया था और चेयरमैन पीटीआई को कोई रियायत नहीं चाहिए, वो सिर्फ अपना बुनियादी हक मांग रहे हैं। उन्होंने दलाइल दिए कि मेरी इस्तदा है कि आज ही सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त मंजूर की जाए और इमरान खान की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर आज ही फैसला किया जाए। इस केस में पहले ही नोटिस जारी हो चुके हैं। इमरान खान के वकील ने मजीद दलाइल दिए कि सेशन कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी की, बगैर रेफरेंस के फौजदारी मुकदमा चलाया और मेरे मुवक्किल को जेल भेज दिया। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने कहा कि हमने अदालत से वक्त देने की पहले ही इस्तदा कर दी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने वकील से मुकालमा किया कि 12-15 दिन बाद केस लगा है, आपको भी तैयारी कर लेनी चाहिए थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने रिमार्क्स दिए कि हम फिर दोनों फरीकैन की बात नहीं मानते, केस परसों समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं, हम ना खोसा साहब की बात मानते हैं ना आपकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी करते हुए इलेक्शन कमीशन के वकील को 2 रोज में जवाब जमा करने की हिदायत कर दी है। इस पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए ज्वाइन किया है सीनियर लॉयर शाखावर साहब ने। शाखावर साहब, आज जो कुछ समाअत में हुआ वो आपके सामने है, लेकिन इस बात के कितने चांसेस हैं, केस को अगर देखा जाए मेरिट्स पर, कितने चांसेस हैं कि इमरान खान साहब की ये सजा मुअत्तल हो जाए तोशाखाना में और उनकी रिहाई भी हो जाए? देखिए, बात ये है कि जो इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में 3 साल कैद और कुछ जुर्माने की सजा हुई, जिसके खिलाफ उन्होंने अपने वकला के जरिए अपील फाइल की हुई है, जो बिल्कुल उनका राइट है और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही उस अपील को सुनता है। तो उसके साथ साथ ये भी उनके पास एक ऑप्शन होती है कि वो अपील के साथ एक दरखास्त, मुतफर्रिक दरखास्त दायर करते हैं, जिसमें वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो अपील का फैसला होने तक, क्योंकि अपील का फैसला जो है इतना जल्दी नहीं होता, तो क्योंकि इसमें कम सजा है, 3 साल की जो सजा है उसको कम सजा समझी जाती है, तो इसकी रोशनी में उनकी सजा को मुअत्तल करके उनको जमानत पर रिहा कर दिया जाए और उसके बाद जो अपील का जो मेरिट पे फैसला अपने टर्म के ऊपर आएगा तो उसके मुताबिक उसको देख लिया जाएगा। तो नॉर्मली ये एक प्रेसिडेंट्स मौजूद है कि जब सजा जो है उसका हुजम कम हो, जैसे कि 3 साल की सजा जाता है, तो ये अदालत की सवाबदीद है, एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं है कि वो उसमें उनकी सजा को मुअत्तल कर दें और जमानत पर रिहा कर दें। तो ये कहना कि उनका राइट बन गया है
कि उनको जो है वो सजा उनकी मुअत्तल कर दी जाए, और इस चीज का तकाजा करना कोर्ट से, ये मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। ये एक प्रिविलेज जरूर है जो कि कोर्ट एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन राइट नहीं है जी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर कोर्ट को ये आज दबाव डाला गया उनके वकला की तरफ से, या उन्होंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए अदालत के लिए, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि अदालतों का एहतराम करना जो है वो आम शहरी का तो फर्ज है ही है। वकला जो है वो चूंकि वो रोजाना उनका चोली दामन का साथ है अदालतों के साथ, तो मैं समझता हूँ कि जज साहिबान के साथ ठीक है आप अपने चीजों पे इख्तलाफ कर सकते हैं, उनकी चीजों के ऊपर इंसिस्ट कर सकते हैं, लेकिन वहां पे कोई ऐसा माहौल नहीं क्रिएट कर सकते जिससे डेकोरम ऑफ द कोर्ट जो है। मैं शखावर साहब उसी जानिब आ रहा हूं। आज पीटीआई की जानिब से बतौर सियासी जमात जिस तरह से इंप्रेशन ये हुआ कि वो प्रेशराइज करने की कोशिश की गई अदलिया और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में, आज उन्होंने कहा मुतासिब रवैया उनके बकौल इनका है, केस से अलग हो जाना चाहिए। तासुर ये मिल रहा है कि शायद कोर्ट पर दबाव डाला जा रहा है अपना मर्जी का फैसला लेने के लिए। देखिए, ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि हमने ये देखा है कि जब तोशा खाना का केस चल भी रहा था तो उसमें भी चले हर जो फरीक है उसको अपने वकील वहां पे पेश करने की इजाजत दी जाती है, लेकिन वहां पे जो तहरीके इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले वकला हैं वो जिस तादाद में वहां पे जाते थे, और उसके मुकाबले में फिर दूसरी जमातों के जो लोग हैं वो भी वहां पे कोर्ट में पहुंच जाते थे, और वहां पे बड़ी अनप्लेजेंट सिचुएशन क्रिएट होती थी। मैं ये समझता हूँ कि ये एक गलत ट्रेडिशन है जो कि तोशा खाना केस में हमने देखी है कि कई दफा जो उनके ट्रायल जज थे, एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद, उनके साथ भी कभी बहुत ज्यादा इस तरह की जो है नापसंदीदा रवैया रखा गया पीटीआई के वकला की तरफ से, और कई दफा तो बहुत ज्यादा सख्त जुमलों का भी जो है वो तबादला हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ज्यादा गलत अप्रोच है, क्योंकि अगर आपने अदालतों से रिलीफ लेना है तो फिर आपको अदालतों का एहतराम भी करना है, और जो डेकोरम ऑफ द कोर्ट है उसको मेंटेन करना न सिर्फ वकला का काम है, जजेस का भी काम है। लेकिन मैं इसकी कभी भी हिमायत नहीं कर सकता कि अगर अदालत आपकी रिक्वेस्ट को एक्सीड नहीं भी कर रही उस पर जो आप कह रहे हैं कि आज ही आप जमानत दें, और क्योंकि वो उसका सवाबदीदी इख्तियार है जमानत देने का या सजा मुअत्तल करने का, तो आप उधर उन पे प्रेशर डाल के, उन पे दबाव डाल के, ज्यादा तादाद में उधर लोग इकट्ठे करके अदालत की जो है वो इज्जत को खराब करके, आप, मेरा ख्याल है कि किसी तौर पे भी ये मुनासिब नहीं है। बिल फर्ज अगर उनकी सजा मुअत्तल हो जाती है कल नहीं परसों या कभी भी, और वो उसके बाद क्या वो रिहा हो जाएंगे या बाकी मुकदमात में उन भी, मेरा ख्याल है एक मुकदमे में साइफर वाले में शायद उनकी गिरफ्तारी डली हुई है। देखिए एक बाकी केसेस का तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक केस में तो उनकी गिरफ्तारी जो है वो बिल्कुल अमल में आ चुकी है। वो है साइफर केस जो कि 15 अगस्त को FIA के जो एंटी टेररिज्म जिनमें शाह महमूद साहब ने इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ जो है उनको नॉमिनेट करके उसमें उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है, और उसमें बाकायदा उनकी गिरफ्तारी डाली जा चुकी है। और अगर 24 तारीख को तोशा खाना केस में हाई कोर्ट अगर उनकी सजा मुअत्तल भी कर देती है, तो वो फिर अगर वो दूसरे केस में गिरफ्तार हैं तो फिर उनकी रिहाई जो है वो उस वक्त तक अमल में नहीं आ सकती जब तक वो दूसरे केस में भी जमानत पर रिहा ना हो। लेकिन उसके अलावा हमें ये भी इल्म में है कि उन्होंने बहुत सारे मुकदमात में जो अबूरी जमानत कबल गिरफ्तारी जो है वो करवा रखी थी, वो भी उनकी अदम हाजिरी की वजह से वो भी खारिज हो चुकी है। अब ये इल्म नहीं है कि उन केसेस में इस्लामाबाद पुलिस ने जो है उनकी गिरफ्तारी अमल में ले आए हैं या नहीं, लेकिन ये तो बिल्कुल एक बात यकीनी है कि जो साइफर का जो केस है उसमें हमारी है। लेकिन शाखावर साहब, इस केस में सजा की मुअत्तली या रिहाई के बाद भी लग रहा यह है कि उनकी कानूनी मुश्किलात जो हैं वो बढ़ेंगी, खत्म तो मुश्किल नजर जी लग यही रहा है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में आ सकती है, और अगर इस मुकदमे में भी अगर उनको जो है, और मुझे इस चीज का इम्कान नजर आ रहा है क्योंकि जो एक प्रेसिडेंट वो यही है कि जो कम सजा होती है उसमें नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एपेलेट कोर्ट जो इस वक्त हाई कोर्ट है जी, और यही अदालत जिस पे ये अदम एतमाद कर रहे हैं, मेरा तो जाती ख्याल है कि इसमें वो जमानत भी दे देंगे और सजा भी मुअत्तल कर देंगे। लेकिन
उसमें उस हुक्मनामे में ये लिखा होता है कि अगर वो किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं है तो उनको इतने मचलके के अवज जो है वो जम रिहाई दे दी जाए। शाह खावर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बता रहे थे कि चेयरमैन पीटीआई की कानूनी मुश्किलात में वो इजाफा होते देख रहे हैं। वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद इकोनॉमी पर बात करेंगे। साबिक चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी हमारे मेहमान होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। निगरान हुकूमत को इक़्तिदार संभाले कई रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जो है वो रुक नहीं पा रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी मंदी का शिकार है। ऐसे में महंगाई में पिसे अवाम के लिए ताहाल कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा। आज इंटरबैंक में डॉलर की कदर बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ और ₹1 तकरीबन 87 पैसे के इजाफे के साथ 299 रुपए की सतह पर आ गया, जो कि अब तक की बुलंद तरीन सतह है। जबकि ओपन मार्केट में डॉलर ₹8 महंगा हो चुका है, तकरीबन 312 तक पहुंच चुका है। स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 770 पॉइंट्स कम हो चुके हैं। माहिरीन का मानना है कि निगरान हुकूमत आने के बाद सरमायाकार उनकी कारगुजारी देखने के लिए मुहतात हुए थे, लेकिन उसके बाद पेश आए वाकयात, खुसूसन आरिफ अलवी साहब के मामले ने सरमायाकारों की एहतियात का लेवल और भी बढ़ा दिया है। बाजार का कारोबारी हुजम कम होना उसकी निशानदही कर रहा है। दूसरी जानिब बिजली सार्फिन पर 35 अरब रुपए जो है वो अब मजीद इजाफी बोझ डलेगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में ₹2.07 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त भेज दी है। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बावजूद पावर सेक्टर का गर्दशी कर्जा अगले 9 माह में बढ़कर 545 अरब रुपए हो जाएगा। मईशत की ज़बूहाली निगरान हुकूमत के लिए यकीनन एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन इसके लिए क्या इकदामात उठाकर निगरान हुकूमत कुछ बेहतरी के इम्कानात पैदा कर सकती है? तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी साहब, बहुत शुक्रिया। सर, मामलात बड़े गंभीर हैं, माशी चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या आप समझते हैं कि मौजूदा निगरान सेटअप जो है वो इतना कैपेबल है कि इन मामलात से निमट लेगा? क्योंकि जब से ये गवर्नमेंट आई है उससे पहले ही रुपए गिरने का कदर गिरने का सिलसिला तो शुरू हो गया था, लेकिन अब तो तकरीबन देखें ऑलमोस्ट ट्रिपल सेंचुरी इंटरबैंक में डॉलर कर चुका है। आपको क्या मजीद ये डॉलर ऊपर जाता दिख रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल, ये जो केयर टेकर है ये दूसरे केयर टेकर से मुख्तलिफ इसलिए है कि इसको कुछ पॉलिसी डिसीजन इकनॉमिक्स में लेने का राइट दिया गया था, मगर जो अभी तक मुझे जो अंदाज़ा हो रहा है, मगर इस अभी बहुत शॉर्ट टाइम हुआ है, जो अंदाज़ा हो रहा है कि कोई एग्रेसिव या बहुत करेक्टिव पॉलिसी मुझे केयर टेकर की तरफ से नज़र नहीं आ रही। और अगर वो चीज़ जिस तरह है इस तरह चलती रही तो पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत संगीन हालात आगे आने वाले हैं। और इसका ताल्लुक़ केयर टेकर से नहीं, डायरेक्टली नहीं है। पाकिस्तान का जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ था जिस वक्त 30 जून 2023 को, वो भी अगर आप उसकी डिटेल्स में जाएं तो वो ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है बड़ा क्लियरली कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा शदीद माशी मुश्किलात का शिकार है, जिसका इदराक पाकिस्तान की सोसाइटी से नहीं हो रहा, जिसका इदराक केयर टेकर के स्टेटमेंट से नहीं हो रहा। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ वज़ीर आज़म साहब से और वज़ीर ख़जाना साहिबा से कि वो सामने आके बात करें कि जी ये हालात हैं। ये जो पुराना तरीका है कि वो आपने कुर्सी संभाल ली और जाकर आपने एक मीटिंग एफबीआर में कर ली और एक मीटिंग आपने बैठ कर ली, ये सरकारी तरीके, ये फ़ाइलें, इससे अब आपको आगे निकलना पड़ेगा। आगे बढ़कर ये बताना पड़ेगा कि हम क्या करेक्शन करना चाहते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर केयर टेकर का लॉन्ग टर्म या केयर टेकर का कोई मकसद नहीं रह जाता उस पॉलिसी चेंज के लिए जिसकी हम कोशिश कर रहे थे। ये सिस्टम इस तरह नहीं चल सकता और पाकिस्तान के लिए 2024 नहायत शदीद माशी मुश्किलात का शिकार होगा। मैं ये बात कहना नहीं चाहता, मगर मुझे ये बड़ा शदीद अंदेशा है कि हम अपने करंट अकाउंट को कैसे बैलेंस करेंगे। आदिल, आप इस बात जो आपने बात की है जो डॉलर की जो रेट ऑफ एक्सचेंज की,
आप इस बात को गौर करने के बाद ये बात करें कि ये जो डॉलर का रेट है ये तकरीबन 5 बिलियन के इनवर्ट फ्लो के बाद है। मतलब इस पिछले जून के बाद से जुलाई में और अगस्त में हमारे पास 5 बिलियन के मज़ीद कर्ज़े आए हैं और हमारे करंट अकाउंट को बैलेंस करने के लिए पैसा आया है। इसके बावजूद हमारा डॉलर स्टेबलाइज नहीं, रुपये और स्टेबलाइज नहीं हो रहा। तो आपको इससे अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हम किस माशी मुश्किलात के अंदर खड़े हैं। इसका इदराक, इसको आप छुपाने से बेहतर है कि वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आज़म साहब पब्लिक में आएँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, स्टेटमेंट दें कि हमारे हालात ठीक नहीं हैं, हम मुश्किलात का शिकार हैं, हमें कोई आगे हरियाली नज़र नहीं आ रही, कौम को तैयार करें। अदरवाइज़ केयर टेकर के रहने का कोई मकसद नहीं है, इलेक्शन कराएं और फिर जाएं। ठीक, ये शब्बर ज़ैदी साहब, मैं उसी जानिब आ रहा हूँ। अगर मामलात इतने गंभीर हैं जिस तरह आप कह रहे हैं, और जाहिर बात है मार्केट को कॉन्फिडेंस देना जो है वो हुकूमत वक्त का काम होता है, वज़ीर ख़जाना आए, वज़ीर आज़म साहब आए, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। लेकिन अगर मामलात ऐसे उस तरफ नहीं जाते जिस तरह आप कह रहे हैं और जो इक़दामात करने चाहिए वो नहीं होते और परफॉर्मेंस पर भी सवालात उठने, अभी तो हनीमून पीरियड है लेकिन परफॉर्मेंस पर भी सवालात उठना शुरू हो जाएंगे, फिर बड़ा मुश्किल क्या नहीं हो जाएगा इस केयर टेकर सेटअप का ज़्यादा अरसे चलना? और मेरा ख्याल है फिर वे फॉरवर्ड जो है वो वही है कि इलेक्शंस में सीधा सीधा चले जाएं और 5 साल का मैंडेट लेके जो भी आए वो मुल्क को आगे चले। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना। देखिए, मैं तो हमेशा से इस बात का सपोर्टर हूँ, इस बात का मानने वाला हूँ कि सियासी गवर्नमेंट्स बड़े फैसले सच्चाई नहीं बयान कर पाती, लोगों को सच बात नहीं कह पाती, उनकी सियासी मजबूरियाँ होती हैं। मगर जब केयर टेकर हैं, काकड़ साहब हैं या शमशाद साहिबा हैं, इनको क्या परेशानी है वो बात करने की जो आज मैं टीवी पे कर रहा हूँ। लोग ये कहते हैं कि इससे नाउमीदी होती है, नाउमीदी नहीं होती, इससे हकीकत पसंदी सामने आती है कि लोग जो हैं वो पाकिस्तान में ये रियलाइज़ करें कि हमारी हनीमून, पाकिस्तान की हनीमून ख़त्म हो चुकी है और अपने कमर को कस के पाकिस्तान को चलाने की कोशिश करें, ना कि ये हम बिला वजह की गुफ्तगू में कि मैंने बिल पे साइन किया था या नहीं किया था। मैं इस तरह की बनाना रिपब्लिक के साथ डील करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अच्छा शब्बर ज़ैदी साहब, वैसे रियलिस्टिकली स्पीकिंग, अब ये तो आपने कहा कि मौजूदा हालात जो हैं वो आकर इनको कौम के सामने रखने चाहिए, ये साइड पे कर दें, इक़दामात क्या कर सकती है गवर्नमेंट जो आपके ख्याल में बिल्कुल आते ही पॉलिसी बना के और फ़ौरन वो इक़दामात कर लेने चाहिए थे, लेकिन उसमें भी ताख़ीर हो रही है जिसकी वजह से इकॉनमी जो है वो मज़ीद अंडर प्रेशर जा रही है? पावर सेक्टर के अंदर जी जो सबसे बड़ा मुझे जो मसला नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, जिन साहब को पावर सेक्टर में केयर टेकर लाया जा रहा था वो नहीं आए और दूसरे साहब आए हैं जो बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं उनको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं उनके साथ, मगर वो डायरेक्टली पावर सेक्टर के आदमी नहीं हैं। अच्छा, पावर सेक्टर में हमारे पास जो इस वक्त पावर का बिल है, जो हमारे पेट्रोलियम का बिल है, वो हम पाकिस्तान के आम मारूजी हालात में पे नहीं कर सकते। तो हमें पावर सेक्टर में बिजली की बचत करके और पेट्रोल की बचत करके पाकिस्तान को फॉरेन करेंसी अकाउंट को उस चीज़ से बैलेंस करना है। जो बाज़ार बंद कराने हैं 6 बजे, या आपको बड़ी गाड़ियां सड़क पे नहीं आती, या पेट्रोल की कंजम्पशन में कोई राशनिंग करनी है, वो केयर टेकर गवर्नमेंट्स आसानी से कर सकती है, वो भी इन्होंने नहीं किया। दूसरा, इन जो आज आपने पता नहीं अखबार पढ़ा है या नहीं पढ़ा है कि PIA के 3 जहाज़ या 4 जहाज़ वो ऑलरेडी बंद पड़े हैं, बंद हो गए हैं और वो है। तो अब इनको अगले हफ्ते में SIFC में डालकर PIA को और स्टील मिल को भेज देना चाहिए, ख़त्म करें। देखिए ना, आपको ये इस काम के लिए लाया गया है ना, आप SIFC में डालें और एक स्ट्रेच में PIA को भेज दें या स्टील मिल को भेज दें। ये क्यों आपने फिर आप अगर इस तरह उसका वही सब कुछ करना चाहते हैं प्रोसेस, और 4 साल में जाकर टेंडर आएगा और फिर उसके बाद ड्यू डिलिजेंस होगी और सब कुछ होगा, ठीक है, फेयर है ना, वो होना चाहिए, मगर क्या पाकिस्तान अब इन चीज़ों को अफोर्ड कर सकता है? दूसरी चीज़ ये मैंने आपके सामने रखी है। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि इमीडिएटली आप अपने स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट को चेंज करें। जो आपके 62 डिवीज़न हैं इस वक्त पाकिस्तान में, जो 62 डिवीज़न हैं गवर्नमेंट्स के, उन 62 डिवीज़न को कट, जितने प्रोविंस में जाने हैं
उनको तकरीबन 30 कट डाउन होने हैं, उनको बंद करें और जो लोग बैठे हैं उनको घर भेजें, उनको कहें तनख्वाह ले लें मगर कम से कम एडमिन के खर्चे तो कम होंगे ना, वो सेटल करें, वो उसको सेटल करें। और ये इस तरह के इक़दाम करके ये डिमॉन्स्ट्रेट करें कि पाकिस्तान अपनी चादर से ज़्यादा पाँव फैला के ज़िंदा रहा है, मगर अब पाकिस्तान के पास उस तरह ज़िंदा रहने की सिचुएशन नहीं है। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करते और फिर आप एज़ यूजुअल गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं और गवर्नमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है, फेयर इनफ कर लें, मगर अल्टीमेटली तो पाकिस्तान का अवाम ही सफ़र करेगा ना जी। और दूसरी आखिरी बात ये कि ये जो आपका जैसे फॉर एग्जांपल जड़ा वाले का वाक़या हुआ है, इसमें आप एक सेंसिबल बात करें ना, ये ना कि ये मीडिया पर चलाए थे, आप ये सिंपल बात बताएं, दोनों साइड के बंदे पकड़ें, उनको बुला के फैसला करके 8 दिन में उनका फैसला कर दें। ये क्या चीज़ है कि तीन मौलवी बैठे हुए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं कि हम माफ़ी चाहते हैं और नहीं माफ़ी चाहते, और ये क्या हो रहा है बेसिकली, क्यों कौम का टाइम ज़ाया किया जा रहा है इन चीज़ों के ऊपर। मकसद ये है कि पाकिस्तान जी शबरजादी साहब, आखिर में ये जो आपने बातें की हैं जो इक़दाम करने चाहिए, और हमें नॉन इशूज़ चाहे वो सदर मुमलिकत वाला मामला हो या दूसरा हो, उसकी बजाय इस पर असल तवज्जो देनी चाहिए। क्या आप ये सजेस्ट करेंगे कि एक, वैसे तो टास्क फोर्सेस भी बड़ी इस मुल्क में, हमने वो ड्रामे भी हम देख चुके हैं, लेकिन क्या एक टास्क फोर्स बनाई जाए जो कि ये सारी चीज़ें इंश्योर करें कि इम्प्लीमेंट करें, चाहे वो 6 बजे दुकानें और शॉप्स और मार्केट्स बंद करने हो, PIA की निजकारी हो, स्टील मिल की हो, अगर पाकिस्तान के लिए ये फैसले ज़रूरी हैं तो ये हो जाने चाहिए। नहीं, देखिए बात वही है, टास्क फोर्स बनाने की बात नहीं है। अगर हमने बनाया हुआ है, एक SIFC बनाई है, इसी तरह एक दूसरी बना के आज इसको फैसला कर देना। मेरा मकसद है कि आप इसको कब तक घसीटेंगे। 40 साल से स्टील मिल बंद पड़ी है, आप एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह दिए जा रहे हैं, पूरी इंडस्ट्रियल जोन इस्तेमाल नहीं हो रहा। क्या कौम ने इसका अंदाज़ा किया है कि क्या नुकसान हो रहा है उससे? क्या हमें अंदाज़ा है इस चीज़ का? तो ये सारा ये बेसिकली जो इस्लामाबाद ने पूरी मुल्क को कॉलोनी बनाया हुआ है इस वक्त, उसको ख़त्म करें। ये हम इस्लामाबाद की कॉलोनी नहीं है, मुल्क अवाम इस्लामाबाद की कॉलोनी नहीं है। मगर अनफॉर्चुनेटली होता ये आदिल कि जब कोई बंदा इस्लामाबाद में जाके बैठता है तो वाइसराय बन जाता है ना, अनफॉर्चुनेटली। तो ये जो वाइसराय वाला प्रोसेस से ख़त्म करें ना, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लें। जैसे आपने SIFC बनाई है इनवर्ड इन्वेस्टमेंट के लिए, इसी तरह एक आज कल बनाएं, आर्मी चीफ को बैठाएं, नेव के चीफ को बैठाएं और उनको बिठाकर एक कमेटी बनाएं, टास्क फोर्स बनाएं और भेज दें कल स्टील मिल। चलेगी, 2-4 गलती हो जाएगी ना, 200 रुपये की गलती हो जाएगी, मगर कम से कम मुस्तकिल जो खर्चा है वो तो नहीं आएगा ना। या फॉर एग्जांपल देखिए, आज एक मुझे चीज़ नज़र आई है हल्की सी, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा वो कैसे करेंगे। आज अखबार में आया है कि ये डिस्कोस को प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देना चाहते हैं। अब मुझे समझ ये नहीं आ रही कि ये जो खबर आई है कि डिस्कोस को प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देना चाहते हैं, ये किस पॉलिसी क्या करना चाह रहे हैं, सामने आए ना। मेरा मकसद ये है कि जो आपका फाइनेंस, देखिए सारा मसला इस वक्त पाकिस्तान का माशी है। माशी मसले को हल करें, सियासत अपनी जगह चल रही है, माशी मसले को हल करने का ये है कि एक सेक्टर एनर्जी है, एक सेक्टर एग्रीकल्चर है, एक सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग है। हर एक पे आके सामने बता दें कि ये मेरी प्रायोरिटी है, ये मैं करना चाहता हूँ ड्यूरिंग द इंटरिम पीरियड। अगर वो प्रायोरिटी सही होगी तो पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट भी इन लोगों को टाइम देने को तैयार है। अदरवाइज तो कोई इनका मैंडेट ही नहीं है, 3 महीने में आए, घर चले जाएं, खत्म हो गई, दैट्स द पॉइंट। शब्बर ज़ैदी साहब बड़ी टू द पॉइंट गुफ्तगू कर रहे थे, और ऐसी गुफ्तगू कर रहे थे जो कि केयरटेकर गवर्नमेंट को सोचना और सुनना पड़ेगा कि ये जो 3-4 सेक्टर्स हैं उनमें जो भी इनकी पॉलिसी है वो सामने आनी चाहिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।